नमस्कार, स्वागत है आपका शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 4 बार जीत भी दर्ज की। गहलोत सरकार में पिछली बार भी जगह बनाई और इस बार कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी उन्होंने शपथ ली। बेहद खास महकमा है जो वो संभाल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल से मंत्री पद तक का सफर तय करने वाले राजस्व मंत्री रामलाल जाट की। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले भी सर जिम्मेदारी आपने निभाई है, गहलोत सरकार में रहे, कामकाज किया, इस बार कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्व विभाग बहुत अहम विभाग है। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं इस विभाग को? देखो, चुनौती तो हर विभाग में होती है, लेकिन ख़ास तौर से राजस्व विभाग वो है जो राजस्थान का स्ट्रक्चर ही इसी पर निर्मित है। और 1949 में रेवेन्यू बोर्ड का गठन हुआ, लैंड एक्ट बना, भूमि सुधार एक्ट भी आए, बीच बीच में संशोधन भी हुए, लेकिन फिर भी जो टाइम बॉन्ड काम नहीं होने की वजह से कई तरह की चैलेंज, दिक्कतें आम आदमी से सीधा जुड़ाव इस महकमे से होता है। कहावत है, नीचे पटवार और ऊपर करतार, यानी ऊपर तो भगवान है और नीचे पटवार है। ये पुरानी कहावत बनी हुई है। तो बड़ी अहम जिम्मेदारी भगवान के रूप में ली गई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। उसकी किसान की, मजदूर की, व्यापारी की आजीविका ही ज़मीन है और वो महकमा है, उसमें पटवारी की बड़ी अहम भूमिका होती है। तो आज जैसे जैसे संस्कारों में गिरावट आई है, वैसे सब विभागों में भी गिरावट आई है। निश्चित रूप से चैलेंज काफ़ी हैं हमारे सामने, लेकिन अच्छे संस्कार हमारी एजुकेशन के माध्यम से आते हैं, सोबत संगत से, बैठ उठ से आते हैं और परिवार से आते हैं। तो अच्छे लोगों का चयन हो और वहाँ अच्छी ट्रेनिंग मिले, वो लोग गांव में या शहर में जहाँ पे भी काबिज हो, लोगों की समस्याओं को, जैसा मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो उन्होंने पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार बनाया, जवाबदेही कानून लाने की योजनाएं हो रही है। तो ऐसी चीज़ें तब आ पाती जब आदमी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता, तब इन कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। तो गिरावट तो सोसाइटी में आई है, इसलिए चैलेंज बहुत बड़े हैं, लेकिन इस महकमे में हम काफ़ी सुधार करने का, मुख्यमंत्री जी का जो घोषणा पत्र है, बजट घोषणाएं हैं, उनको हूबहू लागू हो और गाँव में और भावनात्मक रूप में भी पटवारी जी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी एक पुण्य का काम भी कर सकते हैं। इस महकमे से आम लोगों को जुड़ा, भूमिहीन, विधवा, विकलांग, परित्यागता, दिव्यांग ऐसे बच्चे हैं, उन लोगों को इस महकमे से काफ़ी बड़ी सुविधाएं या इसकी सिफारिश से वो तमाम सुविधाएं मिलती है। तो वो थोड़ा पुण्य का काम भी इस महकमे से कमा सकते हैं। तो मैं उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि जितना लिबर्टी हो, गहलोत साहब की जो सोच है उसके अनुसार काम करें, तो उन चैलेंजों को हम बखूबी निपटा लेंगे। चलिए, तो ये टारगेट यहाँ पर फिक्स है कि आमजन की मदद भी हो और काम पूरे हो। लेकिन अजमेर राजस्व मंडल की बात करें, उसके विकेंद्रीकरण की बातें भी बार बार सामने आती हैं। इसे लेकर क्या फोकस है, क्या रणनीति है, क्या फैसले लिए जाने हैं? सर, कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी ये चीज़ कही है, हमारे घोषणा पत्र में भी है कि जनता के काम जल्दी हो और पारदर्शिता तरीके से, ईमानदारी से हो। महात्मा गांधी जी की सोच थी ग्राम स्वराज की, तो उसी चीज़ पे एक ट्रस्टी के रूप में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को हम ले रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व मंडल में पिछले कुछ समय से ऐसी चीज़ें आई है जो तारीख पे तारीख एक समयबद्ध तरीके से नहीं होने की वजह से, काफ़ी लंबित प्रकरण होने से, समयबद्ध तरीके से अधिकारी भी नहीं रह पाते। वैकेंट पोस्टों का भी एक कारण है, वहाँ हैं तो सज़ा के तौर पे वो मान लेते हैं अपनी पोस्टिंग को, इसलिए भी दिक्कतें आती। तो वो टाइम पास करने के लिए कई ऐसे अधिकारी चले जाते हैं, लेकिन समय समय पर अच्छे अधिकारी रहें। अभी मुख्यमंत्री ने अच्छे हमारे चेयरमैन लगाए हैं, अच्छे अधिकारियों का चयन किया है और एक कमेटी का गठन भी उन्होंने किया है। बार बार वो कहते हैं कैबिनेट में कि इस डिपार्टमेंट में समयबद्ध तरीके से काम हो, जितना सरलता से हो, तो विकेंद्रीकरण हो। तो वो चीज़ें हम इस महकमे में करने जा रहे हैं ताकि आम जनता को इसकी जो जटिलताएं हैं उसका सामना नहीं करना पड़े।
बहुत कुछ नया करने की कोशिश है कि नवाचार हो, और ये सिर्फ इसलिए कि आम जन को राहत मिल सके। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन उनका न तो इंसाफ मिल पाता, न काम हो पाते हैं, और सिर्फ चप्पल ही घिसती रह जाती हैं। लेकिन जब बदलाव की बात करते हैं हम, तो क्योंकि हर महकमा 21वीं सदी में हम डिजिटल हो रहा है, सब कुछ फास्ट काम हो और डिजिटली हो, ये कोशिश है। तो क्या राजस्व विभाग की भी ऐसी कोई प्लानिंग है, या इसके तहत कोई काम किए जा रहे हो? देखो, ये चीज़ आज से नहीं, जब हमारे स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का सपना था कि 21वीं सदी में देश जाए, दुनिया से जो विकसित कंट्री उनसे मुकाबला उनके बराबर हम खड़े हों, उसमें ले जाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, इसी के माध्यम से यूपीए सरकार ने 2008 में DILRMP एक जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मैपिंग प्रक्रिया शुरुआत की है। बजट उन्होंने दिया है, उस समय से शुरुआत की। आपने देखा होगा कि पहली बार जब एक IAS को फॉरेन ट्रेनिंग में भेजा उस समय, जिस ज़िले से मैं आता हूँ भीलवाड़ा, वहाँ बनेड़ा से ही इसका प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 2009-10 में। और आज हम 21 जिलों को IT के माध्यम से, जो 33 जिलों में हम पूरा मैपिंग के माध्यम से कर दिया है। बाकी तहसीलें और बढ़ने से बजट में कुछ ज़िले बाकी हैं, उनको भी हम आने वाले कुछ महीनों में, इस साल में हम उनको डिजिटल इस प्रक्रिया में पूरा कर लेंगे। उसके बाद सर्वे रिसर्वे का भी 13 जिलों का हमने वापस दोबारा लिया है, ताकि अभी मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार, आपको ध्यान हो तो 2019 में धरा ऐप शुरू की है, जिसके माध्यम से अपने खेत की नकल, नक्शा ट्रेस सारी स्वतः ही आदमी अपने घर पे निकाल सकता है, या ई-मित्रा पर जाके वो निकलवा सकता है। ये बहुत अच्छा रहेगा, और आमजन के लिए भी, कि आप घर बैठे चीज़ें देख भी सकोगे, समझ भी सकोगे क्या किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी जो समस्या है वो भ्रष्टाचार की है, और कोई विभाग इससे छूता नहीं। लेकिन राजस्व विभाग की बात करें तो पहले भी बहुत सारे आरोप लग चुके हैं भ्रष्टाचार को लेकर। इसे खत्म करने की किस तरह की कोशिश आपकी रहेगी? क्योंकि देखिए, बातें सब करते हैं, कोशिश भी कुछ लोगों की कुछ हद तक होती है, लेकिन कामयाबी अब तक किसी को नहीं मिली, और ये फल फूल रहा है। क्योंकि इसकी वजह से ही है जो आम लोगों के काम भी नहीं हो पाते, क्योंकि भ्रष्टाचार है और लंबा वक्त लग जाता है न्याय मिलने में भी। देखो, भ्रष्टाचार दो तरीके से, हालांकि सरकार ने इसका विभाग बना रखा है, समय समय पर वो कार्रवाई भी करता है। आपने देखा होगा पिछले टाइम में रेवेन्यू बोर्ड में भी ऐसी चीज़ें आई तो उनको पकड़ा गया है, चाहे कितने बड़े लोग हो क्यों ना हो। मुख्यमंत्री जी ने इस डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंट कर रखा है, और अच्छे ईमानदार हमारे इसमें अधिकारी बैठे हुए हैं जो वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वो एक महकमे की बात रही है जो भ्रष्टाचार हो। लेकिन भ्रष्टाचार लेने वाला, देने वाले को ये पता नहीं कि भाई मैं भी इसका मुलजिम बन सकता हूँ, मेरे पे भी धाराएं वो लग सकती है। लेकिन वो काम डिले होने की वजह से या काम नहीं होने की वजह से वो प्रलोभन देने की कोशिश में, दूसरे लोगों के सजेशन में वो करता है, उतना ही दोषी वो भी हो जाता है। तो ये एक बड़ी सोसाइटी में समस्या, हमारे संस्कारों की कमी समझो, या और कई किन्हीं चीज़ों की। लेकिन अगर बिना दिए कुछ काम हो ही ना, तो सामने वाला भी क्या करेगा? देखो, ये भी तो एक वजह है। भ्रष्टाचार आप किस रूप में मानते हो? एक तो देखो, मैं तो मेरी परिभाषा व्यक्तिगत रूप में भी, एक तो पुराने टाइम में भी नजराना, भेंट, उपवार, ऐसे नामों से भ्रष्टाचार की गिनती में आते थे। आज उसको कई ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती उसके काम को रोकने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, जिसको जबराना कहते हैं। कई लोग अच्छी तरीके से किसी आदमी को चक्कर नहीं देते, एक सीधा काम कर देते हैं, जैसा आया हार उसका सीधा तुरंत काम कर देते हैं। तो हमारे पुरानी परंपरा है, गाँव में भी कभी किसी को चाय पिलाई, दूध पिलाया, बिठाया, बिछाया, पानी पिलाया, वो भी आप अगर काम के बदले कर रहे हो तो भ्रष्टाचार की गिनती में आ जाता है। लेकिन कुछ हद तक तो कंट्रोल हो जाएगा। काफी हद तक, खत्म नहीं, लेकिन कंट्रोल तो हो जाएगा, खत्म हो पाएगा। जी जी बिल्कुल, इसी पे हमारा जोर है। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन चलिए, आपको पीछे लेकर चलते हैं। छात्र राजनीति में जब शुरुआत की आपने, प्रज्ञा कॉलेज अजमेर से आप अध्यक्ष भी रहे NSUI से, वो शुरुआत कैसी थी? राजनीति में आना कैसे हुआ? और उस वक्त जब एक होता है छात्र नेता, कौन से मुद्दे रहते थे आपके छात्रों के हित में, और कितना बदलाव आज आप छात्र राजनीति में पाते हैं? देखो, ऐसा कोई प्लान नहीं था। पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति कांग्रेस पार्टी से रही है। मेरा परिवार भी, पिताजी भी, दादाजी भी, और हमारा ननियाल भी, और हमारे मौसी मौसा, सारे किन्हीं परिवार कांग्रेस पार्टी से सारे जुड़े हुए थे। जी। कुछ प्रधान में हमारे
पिताजी के मामा जी प्रधान रहे हुडा पंचायत समिति से। मेरे नाना साहब भी बड़े राजनीतिक पदों पर सरपंच पार्टी के संगठन में सुकड़िया जी के नज़दीक थे। मेरे पिताजी गांव में वार्ड पंच सरपंच, दादाजी उप सरपंच तक गांव के वार्ड पंच तक सीमित थे। कोऑपरेटिव में भी हो रहे। मैं कॉलेज में पढ़ता, जब हाई सेकेंडरी मैंने मसूदा 9वीं 10वीं साइंस एग्रीकल्चर से की है। तब फिर नारायण हाई सेकेंडरी स्कूल में हमारे आगे पढ़ने के लिए दूर दराज स्कूलें हुआ करती थी। बाहर भेजना भी मुश्किल हुआ करता था, रहने की बड़ी दिक्कतें थी। मकान किराए पर लेकर हम खुद ही खाना बनाते थे और केरोसिन से स्टोव के ऊपर कमरे में, उसी में बिस्तर, उसी में पढ़ाई का काम, उसी में कोने में खाना बनाने का काम करते थे। तो वो समय एक अच्छा आपने याद दिलाया। और जब मैं प्राज्ञ महाविद्यालय विजयनगर में कॉलेज में शुरुआत की, तो मैं पहले पढ़ते पढ़ते ही आर्मी में चला गया। तो आर्मी में सेलेक्ट होने के बाद जो ट्रेनिंग से वापस मैं बीच में ही आया, तो ये पुलिस की भर्ती थी, तो मैं पुलिस में सेलेक्ट हो गया। तो उस समय कोई प्लान नहीं था कि राजनीति में आएंगे, लेकिन स्वतः ही जब मेरे फादर नहीं रहे, उन कोऑपरेटिव में वो थे, तो उनके शेयर मेरे नाम ट्रांसफ़र हुए। उसी समय दूध डेयरी का इलेक्शन आ गया, तो उसमें मैं कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ गया। उससे पहले मैं NSUI में, जब विष्णु मोदी जी, राजीव गांधी जी जब 84 में जब वो आए थे इंदिरा जी की डेथ के बाद, तब हम कॉलेज पढ़ते थे। तो NSUI से जुड़े हुए थे संगठन से, जो कांग्रेस का एक संगठन है। उसके बाद इलेक्शन बंद हो गए। मसूदा भी था, तो हमारे स्कूल के अंदर पहले चुनाव होते थे, प्रधानमंत्री, अनुशासन मंत्री, गृह मंत्री, इस तरह समाज कल्याण मंत्री। तो वहाँ पे भी चुनाव लड़ा। मसूदा में भी मैं छात्र संगठन में रहा हूँ और उसके बाद कॉलेज में भी रहा हूँ। उसके बाद इलेक्शन बंद हो गए, तो वो लास्ट था उस समय। तो अनुभव तो वही था, कांग्रेस से जुड़ाव था, जो वो अनुभव राजनीति का जीवन का था, जो सभी का होता, लेकिन फिर भी कोई प्लान नहीं था। ये स्वतः ही एक वैक्यूम था। और मुझे उस समय के नेताओं ने हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया। तो हमारे स्वर्गीय राम प्रसाद जी लड्डा साहब, स्वर्गीय हमारे परसाम मदेना साहब, अभी गहलोत साहब जो अध्यक्ष PCC प्रेसिडेंट थे, तो वो दोनों तो रहे नहीं। फिर हमारे सांसद भी रहे, उपाध्याय जी, रामपाल जी, वो भी नहीं रहे, केवल अशोक जी हैं। तो ये अध्यक्ष थे, CLP लीडर मदेना साहब थे, और हमारे वहाँ वरिष्ठ लीडर राम प्रसाद लड्डा थे। तो मैं डेयरी चेयरमैन होने की वजह से, तो तत्कालीन गवर्नमेंट जो थी भैरू सिंह जी के टाइम, तो मुझे 2 बार इंक्वायरी करके सस्पेंड कर दिया गया डेयरी के अंदर, पॉलिटिक्स, राजनीति की वजह से। तो दोनों बार मुझे जुडिशियल न्यायपालिका से स्टे मिला, पहले ट्रिब्यूनल कोर्ट से और फिर हाई कोर्ट से, जोधपुर बेंच। तो दोनों बार जितना मुझे दबाया गया उतना ही मैं हाईलाइट हुआ, और वो मैं पार्टी की नेताओं की नज़र में आ गया, जो धरने प्रदर्शन संघर्ष करते थे। तो उन्हीं चीज़ों को लेके मुझे जब वैक्यूम था 98 में, तो मुझे टिकट मिल गई। मेरा कोई प्लान नहीं था। टिकट के बाद मैं लगातार जीतता रहा, वहाँ की जनता ने मुझे जिताती रही। फिर गहलोत साहब ने मुझे मिनिस्टर बना दिया। यानी एंट्री एक्सीडेंटली था, कोई सोच के नहीं, लेकिन इसके बाद आने के बाद राह बनती गई और आगे बढ़ते गए। छात्र राजनीति की हम बात करें तो आपने कहा कि आप इस तरह से आए और लोगों से जुड़ा होता गया, आगे रास्ते बनते गए, लेकिन तब और अब में बहुत फर्क आ गया है। क्या अंतर आप सबसे बड़ा पाते हैं? सबसे बड़ा अंतर है संस्कारों में कमी। मानवता कमज़ोर हुई है, कम हुई है। जातिवाद बढ़ा है, धर्मवाद बढ़ा है। वो चीज़ें उस समय नहीं थी। उस समय एक भाईचारे की भावना ज़्यादा हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय एक नीति के माध्यम से जो जुड़ाव था पार्टी के विचारधाराओं से, वो विचारधाराएं आज धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। आपस में पार्टी की विचारधाराएं और व्यक्तिगत विचारधाराएं जैसे जाति, धर्म, क्षेत्र, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ, ये बदलाव हुआ। इसमें मैं दोषी एजुकेशन को मानता हूँ। राजनीतिक पार्टियाँ तो है ही, जो अपने स्वार्थ के खातिर इन चीज़ों को राजनीति में डाला। बाकी एक राजनीति पुण्य का काम है। माँ शरमण जी को मैं याद दिलाता हूँ आपको, अभी भिलवाड़ा पधारे थे जब उनका चौमासा था, चतुर्मास था। उन्होंने कहा था कि राजनीति साधु संतों से कहीं ऊपर उठकर है। साधु संत एक धर्म की बात करता है, राजनीति सर्वधर्म की बात करती है। राजनीति एक पुण्य का काम है। अच्छे विचार से करे तो इससे बढ़िया काम कोई हो ही नहीं सकता।
बिल्कुल, ये एक अहम बात आपने कही। सो एक जो बात आपने कही कि एक पुण्य का काम है राजनीति, लेकिन आज के वक्त में हम कहेंगे कि मुट्ठी भर लोग भी नहीं मिलेंगे हमें जो ये कहें कि हाँ पुण्य का काम है, या ये विचार रखते होंगे। राजनीति का चेहरा ही बदल चुका है, और जिस तरह से आपने कहा कि हाँ उसे ठीक करना तो अब किसी के भी हाथ में नहीं है, ये सिर्फ अपनी सोच और अपने विचार है। अभी बहुत सी बातें रामलाल जी जो आपसे जरूर हम जानना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान राजस्व मंत्री रामलाल जाट जी लगातार बने हुए। रामलाल जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। डेयरी मैनेजमेंट को लेकर भी जरूर आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बेहद जिम्मेदारी का काम था और आपने बखूबी इसे निभाया भी है। लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या, इसे क्या देखते हैं आप इसे लेकर, डेयरी मैनेजमेंट को लेकर? डेयरी से मैं 94 से सोसाइटी से डायरेक्ट जुड़ा हूँ। भीलवाड़ा संघ से मैं 96-97 में मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ, लगातार हूँ मैं। बीच में मिनिस्टर के टाइम में मैं थोड़ा सा दूर रहा हूँ। डेयरी एक ऐसी सेक्टर है जिससे किसान की आय को बढ़ाया जा सकता है, खेती के से भी ज़्यादा। दुर्भाग्य इस देश का कि अलग अलग राज्यों ने अलग अलग एक्ट के माध्यम से इसको हैंडल किया। डेयरी को मैं कहूँ कि सोतेला बेटा की तरह अपनाया गया। बाकी डेयरी मूवमेंट आज दुनिया का, भगवान कृष्ण भी डेयरी से ही जुड़ाव था। दुनिया का सबसे बड़ा जो काम है डेयरी से आज खेती और पशुपालन दोनों पूरक एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। आज इस पे अगर सरकारें पूरा ध्यान देती, जैसे वर्गीस कुरियन साहब हमारे श्वेत क्रांति के जनक हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री साहब, उससे पहले मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, त्रिभुवनदास पटेल, ये जो लोग हैं, मैं जो नाम ले रहा हूँ, लेकिन सबकी बात को मूर्त रूप देने का काम किया जवाहरलाल नेहरू जी। कुरियन साहब को जब ये कमान सौंपी, उस पैटर्न पे ही सरकारें नहीं चली। आज आप देखो श्वेत क्रांति में दुनिया में 1 नंबर, जब दूध होता ही नहीं था, आज 1 नंबर पे दूध पैदा किया जा रहा है। राजनीतिक स्वार्थ के खातिर कई राजनीतिक पार्टियां ने इस कोऑपरेटिव एक्ट को भी तोड़ा और डेयरी मूवमेंट को क्रैश करने की कोशिश की, चाहे राजस्थान हो चाहे अन्य राज्य। आज भी कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात का और बेटर, अशोक गहलोत जी ने उस पैटर्न को 2001 में नया एक्ट लाके बहुत अच्छी तरीके से किया, जिससे थोड़ी बहुत डेयरियाँ बची है। दुर्भाग्य कहूँगा मैं 2016 में तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इस एक्ट को फिर तोड़ने की कोशिश की, जबकि मनमोहन सिंह जी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया कि भाई ये हर 5 साल में इलेक्शन हो, पंचायत राज की तरह ही, स्वतः ही। तो उस समय भी वो बदलाव किए गए ताकि इस देश की कोऑपरेटिव मूवमेंट बढ़े और जिसमें डेयरी एक मूवमेंट में जुड़ाव है वो अच्छा काम हो। इसमें आज आप कोई दिक्कत नहीं मानते, या आपको लगता है कि अभी कोई कमी है जिसे पूरा करने की जरूरत है? आज इसमें बहुत ज़्यादा और बदलाव करने की ज़रूरत है। 2 रुपये वो दे रहे हैं, इसके साथ ही इसको और आने वाले समय में बढ़ाया जाए। नंबर 1, बढ़ाने के साथ जो नवाचार जो है वो डेयरी के अंदर और लाए जाने चाहिए। आज तो अमूल पैटर्न भी ख़राब कर दिया, वहाँ तत्कालीन गुजरात गवर्नमेंट ने इसको तोड़ने की कोशिश की है। आज वहाँ के चेयरमैन को दबा दबा के अलग अलग पार्टियों के दलों में इसको किया जा रहा है, जबकि ये एक गैर राजनीतिक कोऑपरेटिव डेयरी है। आज सीधी किसान की आय अपने घर में पैदा होती तो डेयरी से होती है, वो काम आज करने की ज़रूरत है। अशोक जी बखूबी कर रहे हैं इसको। आप देखोगे कि 2 रुपये लीटर के साथ ही गहलोत साहब ने जो कोरोना में जो रुक गया था पैसा, वो भी दिया कि किसान के जेब में ये पैसा जाएगा। ऐसा किसी गवर्नमेंट में नहीं है। हुड्डा सरकार ने किया, SM कृष्णा ने कर्नाटक सरकार में किया, ये जो पैसा बाकी किसी राज्य में नहीं है। अशोक गहलोत जी ने वो 2 रुपये दिए, इसलिए किसान को सीधा पैसा मिल रहा। पहली बार राजस्थान के डेयरी मूवमेंट में प्लानिंग में अशोक गहलोत जी ने किसानों की मदद की है, इसलिए उसको सीधा फायदा हो रहा है। गाय बच रही है, गाय सीधी जो बच रही है। आज कोई बेडरूम में बैठ के व्हाट्सएप चलाता कि गाय बचाने की, ऐसे नहीं बचेगी। गाय बचेगी जब इनकम देगी। पहले गाय का बछड़ा, गाय का गोबर, गाय की हड्डियां मरने के बाद, गाय का चमड़ा, गाय का दूध, गाय का घी, हर चीज़ का किसान को पैसा मिलता था। वो चीज़ें ख़त्म हो गई, उस पर बदलाव नहीं किया गया, इसलिए दिक्कत है। आज 2 रुपये देने से आपके जो पैदा नहीं करता दूध, आज मार्केट में आप भी जैसे दूध शहर में लेते हो तो वो सीधा आपको भी सस्ता मिल रहा है, क्योंकि 2 रुपये किसान को सरकार दे रही है।
तो इसलिए बाकी डेयरियां हैं कंपटीशन में। और एक सबसे बड़ा इसमें है कि मिलावट का कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी अशोक गहलोत जी ने। इतनी बढ़िया मशीन है, 22 तरह की मूवमेंट, कोई भी मिलावट सोसाइटी पे आपको मिल जाती है। सबसे दूसरी बात, जो लुईस पाश्चर वैज्ञानिक थे, इस पाश्चर पद्धति से दूध पीने की सलाह दिया। डॉक्टर इसी के लिए कहते हैं आप टोंड पीजिए, डबल टोंड पीजिए, गोल्ड पीजिए। क्यों कहते हैं? आज गाय, बकरी, ऊँट या जिसका भी दूध निकलता है लोग पीते हैं। वो जानवर बोलता नहीं है। अगर उसमें टीबी है, अगर उसमें कोई बीमारी है, तो आप सीधा दूसरी डेयरियों से दूध ले रहे हो जो बिना पाश्चोकृत है, तो वो बीमारी आप में आज भी मार रही है। इसीलिए स्वाइन फ्लू आ रहा है, इसीलिए कोरोना आ रहा है, इसीलिए कई चिकनगुनिया आ रहा है, ऐसी कई बीमारी आ रही है। जबकि आप पाश्चोकृत दूध पीजिए, सरस का दूध लीजिए, सीधा आपको फायदा होगा, कोई बीमारी का तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, अगर आप सरस जो ब्रांड राजस्थान की उसका लेते हो जिसमें कोई मिलावट की चांस नहीं है, तो आप यहाँ के किसान की मदद कर रहे हो। दूसरी ब्रांड का लेते हो तो उस स्टेट के किसान की मदद कर रहे हो। इनडायरेक्टली, यानी अगर अपने राज्य का ले तो अपने राज्य के किसानों को राज्य मदद के मिल किसान सकती की है। मदद। रामलाल जी, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि 1982 से 91 के बीच आपने राजस्थान पुलिस में भी काम किया है। राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली पहले भी जो रही है, क्योंकि आप उसमें रहे हैं, आपने काम किया है, और आज के में, क्योंकि आज कई सवाल उठते हैं कार्यशैली को लेकर भी, कितना अंतर आपकी नज़र में आपको लगता है कि आया है? देखो, पुलिस का मूल मंत्र ही है कि आम जन में विश्वास और बदमाशों में डर हो। ये आज से नहीं, पुलिस के कर्तव्य, जो तेरा कर्तव्य है उसमें पहला कर्तव्य में यह चीज़ है कि आम जन में विश्वास हो। पहले सोसाइटी में अच्छे संस्कार थे, तो बदमाशी कोई होती तो गांव में भी सामाजिक डर था। गांव में आपस में बड़े उम्र से बड़े लोगों का डर था। घर में भी बड़ी माँ का या बड़े पिता का या उसका डर था। वो डर ख़त्म हो गया, इसलिए क्राइम बढ़ा, नंबर 1। दूसरा, जो चकाचौंध दुनिया जो डेवलप हो रही है, उसकी चकाचौंध में जो खर्चे बढ़े, उसके अनुपात में इनकम नहीं बढ़ी। तो हर आदमी के खर्चे बढ़े तो कई बदमाशियाँ उस अनुरूप होने लगी है। कई डकैतियाँ, कई लूट मार, कई मारपीट, ऐसी चीज़ें होने लगी, कई कब्जे। तो उसमें कहीं न कहीं पुलिस का रोल आ जाता है, जबकि पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। पहले वो सोसाइटी से पूछ के काम किया करते थे। आज सोसाइटी को ख़त्म कर दिया गया, सामाजिक मीटिंगों को ख़त्म कर दिया गया है। आज नहीं तो हम पूरे इंडिपेंडेंट कानून पे हैं और नहीं पूरे इंडिपेंडेंट समाज पे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब मामले दर्ज होने लगे, इस पे प्रायोरिटी, इसलिए ये आंकड़े बढ़े हैं, और अगर इसे मुद्दा बनाया जाता है तो वो गलत है। रीजन ये है कि इस पर फोकस है सरकार का भी और पुलिस महकमे का। देखो, कोर्ट में पहले जब सुनाई नहीं होती तो आदमी जुडिशियल न्याय के लिए कोर्ट में घूमता था। आज कोर्ट के इस्तगासे जो आते हैं पुलिस में, वो बहुत कम हो गए, क्योंकि पुलिस सीधे सुनने लग गई। तो ये काम तो हुआ, लेकिन संस्कारों में कमी की वजह से जो हाईवे पे लूट है, कई ऐसी चीज़ें, नशीले मादक पदार्थ हैं, उनमें लिप्त होना सोसाइटी का, माइनिंग अवैध या रेत की जो चीज़ें आती है, तो इसमें सोसाइटी का जुड़ाव होना, वो अकेले पुलिस की बात नहीं कर पाते। इसमें सोसाइटी इन्वॉल्व हो गई, गांव के गांव इन्वॉल्व हो गए। इस वजह से फिर पुलिस भी, फिर माइनिंग भी, फिर आपका क्या पटवारी भी, फिर गांव का सरपंच भी, गांव का वार्ड पंच भी, फिर गांव के नेता भी, सारे इन्वॉल्व हो गए। इसलिए ये चीज़ें हो रही है। बाकी अगर पहले की तरह सोसाइटियों को, हालांकि अभी काफ़ी कुछ बदलाव गहलोत जी ने किया है। पुलिस पैरोकार या पुलिस के जो गांव के कहें, जिसको पुलिस पाटिल कहें, या गांव में वो चीज़ें भी बनाई जा रही, ताकि उन लोगों को पूछ के गांव के 5 लोगों को काम करे, उससे रुकावट आएगी। बिल्कुल। और एक अहम अभियान है, प्रशासन, गांव के संग, शहरों के संग, सरकार का बेहद अहम अभियान, जिसमें सभी पूरी सरकार लगी हुई थी कि आमजन को राहत मिल सके। कितना कामयाब अब तक ये अभियान हुआ है? क्या कोविड का इम्पैक्ट इसमें पड़ा, और क्या लक्ष्य जो सरकार लेकर चल रही थी उसे पूरा कर पाएगी या कर लिया है? ऐसा कि देखो, गवर्नमेंट का पिछले कोरोना काल में आज 36 महीने गवर्नमेंट को होने को आए हैं, जिसमें यूँ कहूँ तो 24 महीने तो कोरोना में ही चले गए। तीसरी लेयर को, दोनों को जोड़ें तो गवर्नमेंट को काम करने का, एक्टिव काम करने का मौका 12 महीने ही मिले हैं, 1 साल ही मिल पाया। फिर भी गहलोत जी ने जिस तरह का मैनेजमेंट किया, कई विभागों में काम की रुकावट आई, तो उन्होंने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जो सोच थी ग्राम स्वराज, उस दिन से इस अभियानों की शुरुआत की। आज राजस्थान की कुछ जिलों की चुनाव थे, बाकी 10,956 अभी 6 जनवरी तक
तीसरी लहर आने से पहले तक जो हमारे कैंप लगे उनमें लोगों के इतने ड्रीम प्रोजेक्ट 22 महकमे सरकार का मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की थी कि नोडल डिपार्टमेंट रेवेन्यू को बनाया, प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग की शुरुआत हुई। और आप पहले की तरह कैंप तो सरकार लगाती है, लेकिन प्री कैंप और फॉलो कैंप और मेन कैंप, अभी 3 कैंप लगे। एक तो प्री लगे, फिर मेन कैंप लगा और फिर फॉलो कैंप। अब फॉलो बाकी है कोरोना की वजह से, कुछ चुनाव ग्राम पंचायतों के होने की वजह से कुछ पंचायतें और बाकी है हमारी 3-4 जिलों की। रामलाल जी, एक आखिरी सवाल, राजनीति में आए एक्सीडेंटली आए, लेकिन आज जब आप हम कहते हैं कि कांस्टेबल से मंत्री पद तक का सफर आपने इतना लंबा तय किया, आज पीछे मुड़कर देखते हैं, राजनीति में गॉडफादर आप किसे मानते हैं? गॉडफादर राजनीति में कांग्रेस पार्टी, हमारे जो अशोक गहलोत जी है, मैं उन्हीं को मानता हूँ। पहले तो ऐसा है कि देखो, शुरुआत में मुझे राम प्रसाद जी लड्डा जिले लेवल पे उन्होंने लॉन्च किया, प्रदेश लेवल पे परशुराम मदेरणा जी और अशोक गहलोत जी दोनों हमारे को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। लेकिन जो विचारधारा अशोक गहलोत जी की है, जो एक ट्रस्टी के रूप में महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, सीखने को मिलती है कि अपने आप में एक डिक्शनरी है, अपने आप में एक किताब है, अपने आप में एक चलती फिरती लाइब्रेरी है। मैं ये समझता हूँ जो संस्कारों की इस देश में आने वाले थी, वो धैर्य, आज देश में ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हुए हैं, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, पोरस, अलेक्जेंडर, अभी सद्दाम हुसैन, ऐसे ऐसे लोग हुए जो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा जंप लगाने की कोशिश की, उनका पता ही नहीं है, चले वो भी कुछ टाइम। अशोक जी वो आदमी है जो धैर्य से और साहस से और मेहनत से काम करते हैं, एक ट्रस्टी के रूप में काम किया। तो गॉड फादर मेरा ही नहीं, वो तो सभी के हैं और उनको मानना भी चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को मानना चाहिए कि जिस आदमी ने काजल की कोठरी में रहकर काला दाग नहीं लगे, बाकी कई चीफ मिनिस्टर जेलों में चले गए, कई पर ईडी के इनकम टैक्स के छापे पड़े हुए हैं, तो उस आदमी ने इतना पावर होने के बाद सहजता से काम किया, तो उनको निश्चित रूप से मानते हुए काम करते हैं, मैं भी उन्हीं को मानता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया रामलाल जी बातचीत के लिए। तो आज शख्सियत में मेहमान रामलाल जाट जी थे, जिन्हें आपने भी सुना, और जैसा कि उन्होंने कहा भी कि फोकस पूरी तरह से राजस्व मंत्रालय सब बेहद अहम महकमा है जो दिया गया है। 2 साल का ये वक्त है, लेकिन बहुत कुछ करना वो चाहते हैं, प्लानिंग पूरी है और जनता जो उम्मीदें कर रही है उस पर भी वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।